अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद उनके भतीजे रोहित पवार का कहना है कि इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज होना चाहिए। एक तरफ सीआईडी महाराष्ट्र की इसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार जो खुद मुख्यमंत्री से मिली और उन्होंने कहा कि सीबीआई भी इस मामले में जांच करे। तो उसके बाद अब रोहित पवार का कहना है कि इस पूरे मामले में अगर वीएसआर कंपनी ने ये बोल दिया है कि उनकी एक स्पेसिफिक बनावट की जो विमान है उसे ग्राउंडेड किया गया है, तो वीएसआर कंपनी और उसी के साथ डीजीसी यानी कि जो डायरेक्टर जनरल है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। और इसी के लिए रोहित पवार मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो आज वे खुद बारामती पहुंचे हैं। थोड़ी देर में यहां आएंगे और एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। उससे पहले आप पुलिस स्टेशन के बाहर देख सकते हो ये किस तरह का यहाँ अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। बारामती के जो दादा के फॉलोअर हैं, अजीत पवार को मानने वाले लोग हैं और एनसीपी के, वे सभी अब यहाँ आ चुके हैं और सभी का कहना है, हाथ में उनके बोर्ड है, अलग अलग स्लोगन्स दे रहे हैं, अजीत पवार के साथ खड़े हैं और इन सभी की ये मांगे हैं जो रोहित पवार बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए। आप कहाँ से आई हो? हाँ, निंबूत से। नीमच से आई। हाँ, तो क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? असा नेता होणे अशक्यच आहे आणि त्यांचा तपास व्हावा। तपास तो अब होगा ना, सीबीआई के पास गया है, सीआईडी भी गया है, लेकिन क्या आपकी ये भी मांग है कि एफआईआर भी चाहिए? एफआईआर भी होनी चाहिए आपकी? होनी चाहिए कि बारामती का अलग अलग एरियाज है, वहाँ से सब कुछ लोग आए हैं, कुछ रूरल बारामती और कुछ शहरी यानी कि जो तहसील की जगह है। क्या एग्जैक्टली मांगे हैं आपकी? ये जो इंक्वायरी है इस अपघात की वो पूरी होनी चाहिए और पूरी तरह से निष्पक्षपणे होनी चाहिए। और दूसरी है कि रोहित दादा जो कर रहे हैं उनके साथ हम हैं और अजीत दादा को न्याय मिलना चाहिए। देखो, भावनाएं सब समझ सकते हैं। अब मूल इसमें बात यह है कि महाराष्ट्र की जो सीआईडी है वो भी इस पर जांच करेगी और सेंट्रल की सीबीआई है, क्योंकि सीबीआई की जांच हो इसमें, ये तो खुद सुनेत्रा पवार की भी मांग थी और सभी लोग ये कह रहे हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि और एक एफआईआर भी दाखिल होनी चाहिए? क्योंकि 1 महीना हो गया है अभी तो ऐसी छोटी छोटी जो लोगों के मन में शंकाएं हैं उसका भी कोई निरसन नहीं हुआ अभी तक कि पायलट की चूक है या किसकी है। ये सब अभी तक लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। 1 महीना हो गया तभी भी हमें कुछ मन में शंकाएं है, कुछ संभ्रम है लोगों के मन में, उसकी कोई सरकार की तरफ से या कोई पुलिस किसी भी तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसलिए लोगों को अभी तक वही दुख में है लोग कि कैसे हुआ ये। इसलिए ये जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए, बेसिक जानकारी तो मिलनी चाहिए ना। ये लोगों का हक है कि उनके मन में जो उनका राजा था लोग अजीत दादा, वो उनकी कैसे ऐसे मौत हो गई, ऐसे कैसा अपघात हो गया, इसकी तो लोगों को मिलनी चाहिए ना जानकारी। देखो, डे वन से डीजीसीए ने कुछ इस पर परिपत्रक निकाला था जिसमें कहा कि एग्जैक्टली एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच में क्या संभाषण हुआ था। उसके बाद पहली बार एक प्रेस नोट भी आया पीआईबी की तरफ से, उसमें भी ये क्लियर हो चुका था कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं। फिर अब आपको क्या लगता है कि कौन से आपके प्रश्न है, कौन से कि जिनका आपको उत्तर आप ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा? एक सीधी बात है, ऐसा रोडवेज एक्सीडेंट होता है तो उसका सीसीटीवी फुटेज हमें मिल जाता है, आपके चैनल पे ही मिल जाता है देखने को कि ऐसा हुआ। तो ये तो कितने बड़े हमारे उप मुख्यमंत्री का हादसा हुआ है, तो उसका तो सीसीटीवी भी नहीं मिल रहा, दिखाई दे रहे लोग। सीसीटीवी मिलना चाहिए देखने को। वो जो उनके देवगिरी बंगला से निकले और एयरपोर्ट तक पहुँचे, उस दरम्यान का कहाँ है सीसीटीवी फुटेज? कैसे गए, कैसे नहीं, किसके मिले, ये सब फुटेज, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रहा? फिर आरटीआई कार्यकर्ता ने जब जानकारी के लिए सीसीटीवी फुटेज मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कुछ सवाल है इन सभी के मन में जिनके जवाब इनको मिल नहीं रहे हैं और इसलिए सब आज अलग अलग। हाँ जी। कि ब्लैक बॉक्स जल रहा है बोल रहे हैं, तो उसके वहाँ के कागज नहीं जले। अजीत दादा जिस खुर्ची पर बैठे थे वो खुर्ची पूरी नहीं जली। वहाँ के एयरपोर्ट वहाँ के कुछ पार्ट्स वैसे के वैसे, ब्लैक बॉक्स कैसे जल सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो है ना। अथॉरिटीज ने कहा है कि वहाँ मतलब 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे, 2 अलग अलग रिकॉर्डर्स थे, एक वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक होता है, तो उसमें से दोनों में से एक थोड़ा एक्स्ट्रा हीट की वजह से अफेक्ट हो गया है।
आपको तो रोहित दादा ने तो सब बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ब्लैक बॉक्स की रचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को वो जल जाता है। तो फिर ये कैसे हो सकता है ना, ये तो मन में शंका आएगी ना। ऐसे छोटे बच्चों को पूछो तो भी वो भी बोलेगा ना कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसे कैसे इतने बड़े हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ ऐसे हो सकता, ऐसा कैसा निष्काळजी ऐसे बोल रहा है, मुझे ऐसे कैसे हो सकता है? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इनका कहना है। देखो बोर्ड्स सबके हात में हात देख सकते हो, बारामती एकत्र आहे सत्यासाठी और न्यायासाठी। तो सत्य के लिए और न्याय के लिए, जस्टिस के लिए बारामती एक साथ आई है। अलग अलग दादा जो कहते थे जिस भाषा में, उसी भाषा में, उसी आप देख सकते हो कि उसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये बोर्ड्स बनाए हैं। और बारामतीकरों का ये कहना है कि दादा तुम्हाला न्याय मिळवून देणारच, कि आपको न्याय मिलेगा और इसके लिए सब बारामतीकर साथ में आएंगे, एक साथ जुटेंगे, और इसीलिए सब अलग अलग लोग आए हैं। तो आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? बारामती से। तो देखो, एक तरफ सीआईडी जांच कर रहा है, दूसरी तरफ सीबीआई के पास भी ये पूरा मामला अब चला जाएगा, वो भी होगा। तो फिर भी आपको ये क्यों लगता है कि इस पूरे मामले में अलग से एफआईआर भी होनी चाहिए? जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही थे उस तरीके से जो सामने आ रहा है, तो उस तरीके से हम सभी को लग रहा है कि बारामती में सभी लोग के लिए दादाजी ने बहुत किया। इवन बारामती के लिए नहीं कि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य के लिए दादाजी ने बहुत कुछ किया है। तो उस हिसाब से जब कोई आम आदमी कोई कुछ प्रॉब्लम रहता है तो दादा के यहाँ जाते तो उनको वो एकदम उनका जो प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व हो जाता था। लेकिन वो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने इतने लोगों का सब कुछ जो कुछ है प्रॉब्लम वो सॉल्व किया। लेकिन जो बारामती में से अगर दादाजी को न्याय नहीं मिला तो ये बारामती में एक पूरी तरह से एकदम क्या बोलते हो काला दिन माना जाएगा। और ये बहुत बड़ी शोकांतिका है कि बारामती में दादाजी को न्याय नहीं मिला, इवन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि हमारे दादाजी को न्याय दीजिए। मुझे ये पूछना है आपको कि ये देखो, ये दोनों सरकारी एजेंसीज ही है। सीबीआई केंद्र की तरफ आती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सीआईडी जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के। तो क्या आपको इन पे भरोसा नहीं? भरोसा तो अभी किसी पर भी नहीं रहा। जब हमारे दादा इतने बड़े हैं महाराष्ट्र में, वो सब पर भरोसा रख के वो काम करते थे, तो हमें सरकार पर भी भरोसा नहीं और किसी पर भी नहीं। हमें सिर्फ जो बारामती कर है और हमारे रोहित दादा है उन पर हमें भरोसा है। देखो, इन सभी जितने भी यहाँ लोग आए हैं उन सभी का कहना है उनका किसी पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जैसा वीआईपी आदमी जिसका इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, और उनके कुछ खुद के सवाल है, जो सवालों के जवाब इन्हें मिल नहीं रहे हैं। और इसलिए इनके सभी का कहना है कि अब हम एफआईआर दर्ज करेंगे। हम बारामती तालुका पुलिस स्टेशन जो पुणे ग्रामीण के तहत आता है वहाँ खड़े हैं। रोहित पवार ने कल मुंबई में भी कोशिश की मरीन ड्राइव में, वहाँ कुछ हुआ नहीं, कुछ अधिकारियों के साथ वहाँ पंगा भी हो गया। लेकिन उसके बाद अब यहाँ पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो लगाई गई है, और अलग अलग जगहों से बारामती से लोग भी यहाँ आ पहुँचे। 10-15 मिनट में रोहित पवार आएंगे और फिर देखते आगे क्या होगा, क्योंकि रोहित पवार ने खुद ये भी कहा है हमें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मिलने के लिए शाम को वक्त दिया है। तो आज कैबिनेट की मीटिंग भी होगी, उसके बाद शायद उन दोनों की मुलाकात हो सकती है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, बारामती।